नमस्कार। संस्कार न्यूज की एक मुलाकात कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद, राजस्थान के शिक्षा मंत्री और समाजसेवी आदरणीय श्री बी.डी. कल्ला जी। जैसा आपको पता है कि हम एक मुलाकात राजनीति से परे हटकर हम कुछ बातें किया करते हैं। आज की मुलाकात एक बार फिर कल्ला जी से। कल्ला जी का छोटा सा परिचय। 1949 में बीकानेर में जन्म लिया, 4 अक्टूबर 1949 को। 1971 में आदरणीय शिव कुमार जी के साथ विवाह किया। 2 पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता हैं। आरंभिक जो इन्होंने करियर शुरू किया व्याख्याता के रूप में 1974 में आरंभ किया और इसके बाद शिक्षा क्षेत्र की मैं कहूँ विसंगति को देखते हुए राजनीति में आने का निर्णय लिया। अब तक 5 बार राजस्थान के शिक्षा मंत्री आदरणीय कल्ला जी बन चुके हैं। कल्ला जी, संस्कार न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तो आप ये करेक्ट कर लें, मेरी शादी 71 में नहीं, मेरी फरवरी 1969 में शादी हो गई थी। बाकी सब जो सूचनाएं आपने दी वो सही दी है। जहाँ तक मेरा राजनीति में आने का सवाल है, मैं बहुत फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था। जब मैं डूंगर कॉलेज में पढ़ने के लिए गया 1967 में, मैंने फर्स्ट ईयर साइंस में प्रवेश किया था और वहाँ मैंने देखा कि आर्ट्स और लॉ के विद्यार्थी साइंस के विद्यार्थियों की रैगिंग लेते हैं, बहुत तंग करते हैं। हमारे साइंस के विद्यार्थियों ने, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में आया तो ये कहा कि अपने को इलेक्शन लड़ना चाहिए, अपन मेजोरिटी में हैं, आर्ट्स के लोग अध्यक्ष बन जाते हैं और फिर अपने को तंग करते हैं, अपने को रैगिंग ख़त्म करनी है। और उस समय जब निर्णय लिया मैंने, मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा, मैं जीता चुनाव और जीतने के बाद मैं फर्स्ट स्टूडेंट था। बीएससी का इम्तहान दिया तो मैं उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन नहीं रहती थी, उसकी जगह मात्र 3rd डिवीजन से पास हुआ। उसके बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया और एमए इकोनॉमिक्स में करने के बाद वहाँ पर फिर मैंने अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन प्राप्त की और फिर एलएलबी की। एलएलबी करते हुए मैंने 1974 में रामपुरिया कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में काम किया। 6 साल तक वहाँ रहा और जिस समय दिसंबर 1979 में when ex-Prime Minister Indira Gandhi had been to jail, so I also had been to jail with 100 of Jews during jail बरो आंदोलन। और उसके बाद फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गया। उस दिनों में मैं पीएचडी कर रहा था। मेरा विषय था यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूरल फाइनेंसेस बाय फार्मर्स इन राजस्थान। इट वाज ए स्टडी ऑफ एरिड जोन इंक्लूडिंग बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एंड एरिड पार्ट ऑफ राजस्थान। जिस समय इंदिरा गांधी जी जेल से छूटी, हम लोग भी उस पॉलिटिकल जेल से छूटे बिना सर, क्योंकि उन्हें कोई अपराध तो किया नहीं था, हम प्रोटेस्ट में गए थे। उसके पश्चात मैंने लोकसभा का टिकट मांगा। लोकसभा का टिकट मुझे नहीं मिला, निराश नहीं हुआ। उसके 6 महीने के अंदर अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मुझे जून 80 में टिकट मिला और मैं एमएलए बना और एमएलए बनकर पहले हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना। और 81 में मैं डिप्टी मिनिस्टर संस्कृत एजुकेशन का मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज मिला। और उसके बाद आप देखा होगा कि 1982 में आई वॉज स्टेट मिनिस्टर हायर एजुकेशन, स्टेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर। और उसके बाद मुड़कर मैंने देखा नहीं, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया। मैंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई जो है वो अधूरी छोड़ दी थी और चूँकि मैं एजुकेशन का मिनिस्टर था तो मैंने मॉरली इसको नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा इलेक्शन 85 में जीता, फिर मैं गवर्नमेंट चीफ व्हिप बना, फिर कैबिनेट स्टेटस। 1981 चीफ व्हिप बनने के बाद 88 में मुझे शिवचरण जी माथुर साहब ने अपनी कैबिनेट में एजुकेशन का फुल ग्रेजुएट मिनिस्टर, जिसमें मेरे पास हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन और मेरे ये कहना चाहिए संस्कृत एजुकेशन, PWD, पार्लियामेंट्री अफेयर्स
और पब्लिक रिलेशन, इन सब विभागों का मुझे मंत्री बनाया। तो कुल मिलाकर इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। 1990 का इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन था, वो भी मैंने जीता और उस समय हमारी पार्टी नहीं जीत पाई थी, तो मैं सभापति के रूप में वहाँ पे काम करता। उसके बाद चौथा इलेक्शन में लूज कर गया था, जब मैं 93 से 98 देन उसके बाद आप ये देखते हैं 98 से 2003 के इलेक्शन में पुनः जीत कर कैबिनेट मिनिस्टर बना। मेरे पास काफ़ी एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ, मुख्यमंत्री जी के सारे विभाग मेरे पास रहे और करीबन 17 विभाग मेरे पास थे। उसके बाद 2003 में भी मैं इलेक्शन जीता, क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में नहीं रही, तो मैं उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन बना, कैबिनेट स्टेटस। देन अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, उसमें भी करीब 2 साल 6 महीने तक मैंने काम किया। 1 वर्ष तो ऐसा रहा करीब उसमें मैं ACC प्रेसिडेंट और CLP लीडर दोनों रहा। तो कुल मिलाकर के अच्छी इनिंग मैंने खेली है। और उसके बाद आप जानते हैं कि फिर एक नेक्स्ट जो इलेक्शन हुआ उसमें डिलिमिटेशन के कारण मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैं 25-30 हज़ार से जीतता था, वो कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी गई और जहाँ 70-80 हज़ार से हमारी अपोजिट पार्टी जीतती थी, उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटों को मेरे साथ जोड़ दिया गया और फिर मेरे बहनोई को मेरे सामने खड़ा कर दिया, गोपाल जोशी जी को, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष। जी बीच में टोकना चाहूँगा क्योंकि आरोप लगते हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा पूछते हुए कि कहा जाए जंग अपनों से अगर हो तो हार जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं था ना? ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत अच्छी तरीके से जोर लगा के चुनाव लड़ा था, लेकिन हम अपने बहनों से आगे और चुनाव जो है उनके पक्ष में गया। उसके बाद वाले इलेक्शन को भी मैंने लूज किया, लेकिन इस बार जो है लोगों ने महसूस किया कि बीकानेर और राजस्थान में मेरी आवश्यकता है। मैं ये छठा इलेक्शन फिर इतनी मेजोरिटी के साथ जीता हूँ। आप देख रहे हो कि इसके बाद लगातार सेवा कर रहा हूँ। बीच में भी जब मैं इलेक्शन लूज कर गया था तो मेरी पार्टी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा उपयोग लिया, मुझे स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया और कैबिनेट मिनिस्टर किया। मेरी सेवाओं को मेरी पार्टी बराबर लेती रही। इस बीच में मैं UPA सेकेंड में बिहार और UP इन दोनों की स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर, लोकसभा की टिकट बांटने की कमेटी का, और दिल्ली के 7 सीटों का ऑब्जर्वर रहा। मैं बिहार और हिमाचल प्रदेश का PRO भी इस बीच में रहा हूँ। तो कुल मिलाकर पार्टी ने मेरा पूरा उपयोग लिया है। आगे भी मेरी चेष्टा रहेगी, जो भी मुझे काम मेरी पार्टी और मेरे नेता देंगे उसको मैं सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ। एक ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री के रूप में आपने राजस्थान को बहुत अच्छी सेवाएं दी। आज भी ऊर्जा मंत्री का जो आपका कार्यकाल है, तो क्या जो नवाचार आपने ऊर्जा क्षेत्र में किए, कुछ जानकारी? ऊर्जा के क्षेत्र में हमने सीजत कम की। राजस्थान में बिजली की जो सीजत होती थी उसको रोकने के लिए कदम उठाए और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे अजमेर जो कंपनी है उसमें कम से कम 2.5 से 3% सीजत हमने कम की और पूरे राजस्थान में लगभग 2.45% सीजत कम की। 1% सीजत कम होती है तो 350 करोड़ रुपए की बचत होती है, तो सीजत कम करने का काम किया। इसके अलावा 3000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन किया। इसके अलावा आने वाले वक्त में हम 2024 से पहले 30,000 मेगावाट बिजली जो है वो सोलर ऊर्जा के रूप में पैदा कर लेंगे। ऐसे अनेक काम बिजली के क्षेत्र में हमने किए और मैं समझता हूँ कि 15 से अधिक जिलों में हमने दिन में बिजली देना शुरू कर दिया और अगले 2 सालों में पूरे राजस्थान के किसानों को हम दिन में बिजली दे देंगे। तो सोलर प्लांट के ऊपर भी अभी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। आप लोगों के सहयोग से अगर ये सोलर पे अगर किसानों को और अन्य जो घरों में बिजली लगा रहे हैं उन लोगों की सहायता, कोई सरकार की अगर अच्छी सी योजना निकले तो काफ़ी लोग इसको प्रोत्साहन देंगे।
इसी योजना ये सोलर प्लांट सौर ऊर्जा के बारे में। हाँ, सौर ऊर्जा के बारे में जो कुसुम योजना है उसमें 30% अनुदान राज्य सरकार के द्वारा, 30% केंद्र के द्वारा, 30% किसान लोन लेकर, और एक तरीके से ये कहना चाहिए कि बाकी जो पैसा है वो किसान को 10% अपने पास से लेना, 30% का लोन मिल जाएगा तो उसको 10% पैसा अपने स्वयं की जेब से खर्च करना पड़ेगा। ये अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मांगती है और कोलेटरल सिक्योरिटी किसान दे नहीं पाता। इसके कारण से इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आ रही थी। मैंने अपने सीतारमन जी जो इनके मंत्री हैं उनको कई बार ये कहा है कि हमारे R.K. सिंह जी को भी बोला है जो ऊर्जा मंत्री हैं, यदि इस योजना को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको किसानों से कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगनी चाहिए। जी सर। इसके अलावा जो किसान अपने खेत में स्वयं अथवा किसी को लीज पे देकर बिजली पैदा करना चाहते हैं 1 मेगावाट या 2 मेगावाट, इसमें भी राजस्थान ने पहल की और हमने कोटपुतली में सबसे पहला 1 मेगावाट बिजली का संयंत्र लगाया। इसमें भी बैंकें जो हैं उसको बैंकों को अपनी नीति को बदलना चाहिए ताकि किसानों से कोलेटरल सिक्योरिटी के बिना मांगे वो उनकी ज़मीन पर ऋण देकर यदि इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से सोलर एनर्जी का उत्पादन किसानों के माध्यम से अधिक बढ़ पाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हम मुखातिब हैं शिक्षाविद, शिक्षा मंत्री। एक शिक्षा मंत्री जब शिक्षाविद होता है तो शिक्षकों की समस्याओं को ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाता है। आपने इन समस्याओं को जाना और उनके निदान के लिए मैं जानना चाहूंगा क्या उपाय किए? देखिए, समस्याएं तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत, और शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र सब लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सरकारी स्कूलों का डेवलपमेंट जब होगा जब नॉन प्लान रेवेन्यू बढ़ेगी। नॉन प्लान रेवेन्यू बिल्कुल नहीं बढ़ती है। मुझे याद है हम जब बचपन में छोटे थे तो उस समय गांव के स्कूल भी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया फीस देते थे, लेकिन हम सारी स्कूलें तो फ्री हैं, फीस कोई हम लेते नहीं हैं और पढ़ाई हम चाहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर हो और उससे भी बेहतर हो। तो कुल मिलाकर के हम सब लोगों को इस बात पर मंथन करना होगा कि कुछ नॉमिनल एक तरीके से नॉन प्लान रेवेन्यू स्कूलों की बढ़नी चाहिए, तब अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे। कुछ बात निजी क्षेत्र के विद्यालयों के बारे में। बहुत अच्छा लगा आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, निजी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं अक्सर ये सुनने में आता है कि जो विद्यालय संचालक है वो अपनी मनमानी चलाते हैं छुट्टियों को लेकर, वेतन भार को लेकर के। क्या निजी क्षेत्र के शिक्षकों के लिए कोई योजना? हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक प्राधिकरण बनाने की बात है। वो प्राधिकरण इस बात के बारे में बनेगा कि निजी स्कूलों की जो भी समस्याएं हैं शिक्षण से संबंधित, फीस से संबंधित अथवा उनके संचालन से संबंधित, शिक्षकों के पेमेंट के बारे में, वो प्राधिकरण सुनकर उनको न्याय देगा और उस प्राधिकरण का गठन मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में कर पाएंगे। एक राजनीति से अलग हटकर आज हमने एक आपका रूप और देखा, एक छोटी सी बोध कथा अगर हमारे दर्शकों के लिए आप सुना पाए। तो देखिए, ऐसा है कि शिक्षा जो है हर व्यक्ति के पढ़ने का माध्यम है। मैं आपको बताऊँ, एक आरुणी नाम का व्यक्ति था जिसको अपन मारवाड़ी में बोले तो छठे पे की ठोक था, यानी बहुत ही एक साधारण किस्म का व्यक्ति था जिसको पढ़ने का बिल्कुल ख्याल ही नहीं था, लेकिन वो गुरु भक्त था। और गुरु भक्त था तो एक दिन गुरुकुल में पढ़ते थे लोग, पहले गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या देखते हैं कि बहुत जोर की बरसात हुई। आरुणी का को ये बताया गया कि तुम्हें अपने खेत की रक्षा करनी है, खेत में बाढ़ नहीं आए, इसकी वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी। वो खेत में बरसात आई, गुरुजी के खेत में पानी भर गया, एक
एक छेद था, उसके आगे सो गया वो। पानी तो रुक गया लेकिन वो बेहोश हो गया। शाम को सारे बच्चे आगे, आरुणि नहीं है। वहाँ पे उन्होंने जाकर के कहा आरुणि नहीं है, उसको ढूंढने निकले तो पता लगा कि बहुत जोर की बारिश आने के कारण खेत में 2-3 फीट पानी आ गया है और आरुणि जो है उसमें छेद के पास सोया हुआ है। तो गुरु जी गए, उनका शरीर में पानी वानी भर गया था, उसको निकाला और उसको ऐसा आशीर्वाद दिया कि आरुणि जो है सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बन गए। तो विद्या के क्षेत्र में मैंने देखा है कि अभिभावकों की दिए हुए संस्कार और गुरु का आशीर्वाद, ये दोनों बहुत काम करते हैं। मुझे याद है मैं बचपन में जब पढ़ता था तो बाकी विद्यार्थी ट्यूशन पे जाते थे, मैं गुरु जी के यहाँ पढ़ता था, मेरे से वो ट्यूशन फीस नहीं लेते। मैंने एक दिन गुरु जी से कहा मेरे से ट्यूशन फीस क्यों नहीं लेते? तो तू गुरु जी की सेवा बहुत करता है। मैं उनके घर का पानी भर देता था, गुरु जी के पैर दबा देता था, मारगांव के स्कूल हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा तू मेरा आरुणि, मुझे बहुत कथा भी नहीं याद है, और वो कथा सुनाते थे। और जब मैं 10वीं की परीक्षा में बैठा तो मेरे 98% मार्क्स थे। तो सब गुरु जी का आशीर्वाद। आज विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए संस्कार न्यूज आपका एक संदेश चाहेगा? संदेश यही है कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, हस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और उत्तरोत्तर